जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, हम भी चुप रहे तो बोलेगा कौन। सरकार नहीं चाहती शासन बहाल हो। एक नाम और गौरीगंज विधायक राकेश प्रताप सिंह। मेरा किसी भी ऐसे व्यक्ति से रिश्ते नहीं बनते जिसके रिश्ते किसी से न बने हों। योगी सरकार मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह। उस आदमी ने गद्दारी का रिकॉर्ड बनाया, जिसके साथ रहा उसे धोखा नहीं दिया, उसे बर्बाद करने की कोशिश की। आज भारतीय जनता पार्टी के नारों से, झूठे वादों से जनता त्रस्त है। 2016 में एमएलसी चुनाव में आपको मुख्तार अंसारी जेल से आकर वोट दिए। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की अब आगे क्या स्थिति आप देखते हैं? क्या सपा की पिछलग्गू बनी रहेगी या अपना भी कुछ आगे बढ़ेगा? आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है। कांग्रेस पार्टी ने विधवाओं को पेंशन दी, वृद्धा होने के बाद पेंशन दी, विकलांगों को पेंशन दी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के बड़े चेहरों में से एक एमएलसी दीपक सिंह हमारे साथ हैं और एमएलसी दीपक सिंह सेवई स्टेट से बिलोंग करते हैं और सेवई स्टेट अमेठी का राजघराना है। तो आइए हम दीपक सिंह से जानते हैं कि सेवई स्टेट से एमएलसी दीपक सिंह अमेठी के दीपक सिंह बनने तक का सफर। सर, बहुत स्वागत है हमारे यहाँ आपका। और आप बताइए कि सेवई स्टेट से आपने एमएलसी का सफर कैसे तय किया? सफर आदमी तय नहीं करता, बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं जो हम मार्ग पे चलते हैं ना। कृष्ण जी ने कहा चरई वेद, चलते रहिए तो मंजिलें मिलेंगी। परिस्थितियों ने शुरुआत की, हम निकले, लोग मिले, आगे बढ़े, पंचायत से सफर शुरू हुआ और पंचायत से सफर शुरू होने तक यहाँ तक पहुंचा कि आज हम सबसे छोटी पंचायत के साथ शुरुआत की थी और आज उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत तक पहुंचने का सफर मिला। तो मैं इसके लिए सिर्फ उस सफर को श्रेय देता हूं, उन साथियों को श्रेय देता हूं जो उस मुहिम में साथ खड़े रहे। गणित नहीं, मेरे ख्याल से एक कहते हैं ना, जैसे आप पढ़ाई शुरू करते हैं, एक से शुरू करते हैं, फिर डिग्रियां मिलती जाती हैं, थोड़ा मेहनत लगती है, उन गुरुओं का योगदान होता है, सहपाठियों का योगदान होता है। तो वही सेम इधर भी रहा। सेवई स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो राजा लिखना चाहिए आपको। आजकल रिवाज भी बहुत ज़्यादा है, क्यों नहीं लिखते हैं राजा? देखिए, हम ये मानते हैं, मैं जब ब्लॉक प्रमुख हुआ पहली बार जी, तब समाज इतना आज जैसा नहीं था। समाज में बड़ी विसंगतियाँ थीं, बैठने का, खाने का तरीका गड़बड़ था। तो मैंने तब से, मुझे मेरे घर के पास छोटा सा मढ़ई थी, मैं उसी में बैठता था। तो मेरे मन में शुरू से आया, चूंकि मैं खिलाड़ी था, खेलता था, उसमें न तो जाति थी न धर्म थी। जो अच्छा खेलता था वो अच्छा खिलाड़ी होता था, जो अच्छा नहीं खेलता था वो किसी जाति धर्म का हो वो अच्छा नहीं होता था। तो मेरे मन में शुरू से वो भाव रहे, वो भाव राजनीति में भी आए। और मैं मानता हूँ कि इस तरह के स्लोगन लिखने से कहीं न कहीं वो सामंतवाद दिखता है, जो ठीक नहीं, उन पुराने चीज़ों को याद दिलाता है, जो आज के समय में मुझे लगता है कि उसे भुलाना ही ठीक है। आपके नाम एक रिकॉर्ड ये भी है कि आप सुल्तानपुर के सबसे कम उम्र के ब्लॉक प्रमुख बने। कितने साल में बने थे? देखिए, मैं तो उसका पूरा श्रेय देता हूँ राजीव गांधी जी को और पंचायती राज उस अधिनियम को, जिसमें पंचायत में चुनाव लड़ने की उम्र पहले 30 साल हुआ करती थी, ग्राम प्रधान से लेकर क्षेत्र पंचायत सदस्य और ब्लॉक प्रमुख तक का। राजीव गांधी जी ने संशोधन किया और मैं सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं अमेठी की धरती पर पैदा हुआ और उसका लाभ मैंने लिया। 21 साल उम्र जो हुई तो 21 साल की उम्र में चुनाव लड़ा और पंचायत प्रतिनिधि हो गया। इच्छा कहाँ से जागृत हुई? देखिए, कि राजनीति में आना है, राजनीति हमारे लिए बनी है? देखिए, इच्छा जागृति एक सवाल होता है, दूसरा होता है हम संगठन में जुड़े, संगठन के साथ बढ़ते गए। एक दौर था, हम दिल्ली गए, दिल्ली में सतीश शर्मा जी उस समय अमेठी में नेता हुआ करते थे, अमेठी के मिनिस्टर भी रहे। तो पंचायत चुनाव की, जैसे आज इस समय हमारी कांग्रेस में पंचायत चुनाव की तैयारियां चल रही, उसमें पंचायत चुनाव तैयारी चल रही थी, उनका लड़ना चाहिए। तो मैं प्रधानी लड़ना चाहता था, प्रधानी में उम्र थी नहीं और सीट रिजर्व हो गई। तो बगल के गांव चिलवली से मैं बीडीसी लड़ गया, उसी मुहिम के तहत। जैसे आज पंचायत चुनाव लड़ाने की बात चल रही, तब पंचायत चुनाव लड़ाने की बात चली थी, उसके तहत लड़ा और बस। आप युवा थे जब आप ब्लॉक प्रमुख बने या राजनीति में जब आप आए, उस समय कठिन दौर था युवाओं के लिए राजनीति में आना कि आज है? आपके सुपुत्र अखंड प्रताप भी इस समय एक्टिव हैं क्षेत्र में, क्या कहना चाहेंगे? हम मानते हैं ना, कठिन तब था ना कठिन आज है। लेकिन अगर दूसरा पहलू देखें, ना आसान तब था ना आसान आज है। देश में हो सकता है बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई उस समय, जब कांग्रेस पार्टी को हटाने के लिए जयप्रकाश जी का आंदोलन चल रहा था। तो मैंने सुना था या सुना है कि नारे लगते थे ना कि जयप्रकाश का बिगुल बजा जाग उठी तरुणाई है, उठो जवानों तुम्हें जगाने क्रांति द्वार पे आई है। लेकिन वो युवा आया, आंदोलन का हिस्सा बना और
उस समय सत्ता के लालच में शुरू हुए आंदोलन का लोगों ने लाभ उठाया, जो सही से युवा नहीं थे, और वो घर लौट गया युवा। लेकिन जिस दौर की आपने पीछे बात की, राजीव गांधी जी के पंचायती राज अधिनियम के बाद जो युवा राजनीति में आया, हो सकता है विसंगतियां रही हों महिला राजनीति को लेकर, महिला आरक्षण को लेकर, लेकिन हम नहीं, बहुत सारे हमारे समय में ही बहुत सारे ब्लॉक प्रमुख हुए थे, अमेठी से, जयसिंहपुर से, तमाम क्षेत्र पंचायतों से, कि जो युवा थे और वो युवा राजनीति में उन्होंने मुकाम हासिल किया। हमारे साथ के कई सारे ब्लॉक प्रमुख बाद में विधायक बने पूरे राज्य में ही। तो वो दौर था सच में उस आरक्षण व्यवस्था, उम्र के बैरियर को तोड़ने के बाद युवाओं को राजनीति में आने का। आज थोड़ा सा हम यूं कहें, युवा रील को ज्यादा प्रोत्साहित दे रहा है, अपनी अकेली फोटो डालेगा, उस फोटो का संदेश नहीं होता है। तो मैं ये मानता हूं कि युवा जब किसी मूवमेंट के साथ आगे आएगा, युवा किसी उद्देश्य के साथ आगे आएगा, तो तब भी बहुत सारे युवा राजनीति में आए थे और आगे बढ़ के सक्सेस हुए थे। और आज भी अगर युवा किसी मुहिम के साथ जुड़ के, किसी आंदोलन का हिस्सा बन के आगे आएगा, तो उसकी रील भी चलेगी और रियल स्टोरी भी चलेगी। यदि हम देखें तो लंबे समय से छात्र संघ चुनाव बंद है, जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय हुआ, लखनऊ विश्वविद्यालय हुआ, बीएचयू हुआ। अभी विधानसभा सत्र चल रहा था, उसमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व में अध्यक्ष रहे अवनीश यादव, उन्होंने समाजवादी पार्टी को अपना ज्ञापन सौंपा कि छात्र संघ बहाल होना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है? अच्छी पौध निकलती है छात्र संघ? बिल्कुल निकलती है, और वो पौध पॉलिटिकल होती है। हमने भी बहुत बार सदन में छात्र संघ बहाली का मुद्दा उठाया था। कई सारे, शकुंतला देवी से लेकर लखनऊ यूनिवर्सिटी मेरे ऊपर मुकदमे भी हुए थे। इलाहाबाद में जब कई सारे छात्र, उसमें समाजवादी पार्टी भाजपा के लोग भी थे, वो छात्र बहुत अलग देवरिया के हैं, इलाहाबाद के हैं, अन्य जगहों के, जब भी छात्र लखनऊ आते हैं हमसे मिलकर आज भी जाते हैं, पार्टियों का परवाह नहीं करते हैं वो। तो छात्र राजनीति में नेताओं के दिल बड़े हुए करते थे, वो दिलों से रिश्ता निभाते थे और छात्रों की हित की लड़ाई अपने कैंपस में लड़ते थे। छात्र राजनीति बंद होने से नुकसान तो निश्चित रूप से युवाओं का हुआ है और मूवमेंट का भी हुआ है। अब की जो युवा पीढ़ी आ रही है, वो दलों के जबरदस्त कॉकस में बंद किया रही है। उसे वो राजनीतिक दल जिस दल की राजनीति करता है, इतना घुमा देते हैं कि उसके बाहर सोच ही नहीं पाता। जैसे ना एक कहानी नहीं, कुएं में एक मेढक बाढ़ के समय गिर गया, तो मेढक ने पूछा कि आप कहाँ से आए हो? बोला समंदर से आए हैं। बोले समंदर कितना बड़ा है? इतना बड़ा है। बोले नहीं नहीं, समंदर बड़ा है। बोले इतना बड़ा है? बोले नहीं इतना बड़ा। बोले इतना बड़ा है? बोले नहीं और बड़ा है। बोला तुम तो ऐसे कह रहे हो, कुआं हो। बोले नहीं, कुआं उस समंदर के अंदर ही है। तो जो कुएं का मेढक होता है उसे पता नहीं होता कि समंदर क्या है। तो कुछ जो आज के राजनीतिक समय में कुछ छोटे दल, या यूं कहें उन्मादी नारों के आधार पर दल खड़े हो रहे हैं, वो युवाओं की सोच को संकुचित कर देते हैं। तो युवा हो सकता है विधायक हो जाए, सांसद भी हो सकता हो जाए, लेकिन नेता नहीं बन पाता। और मैं मानता हूं नेता बनना अलग का विषय है, सांसद और विधायक बनना अलग का सब्जेक्ट है। छात्र राजनीति से निकले बहुत सारे नेता जो सदन में नहीं है, लेकिन आज भी वो नेता हैं। बहुत सारे ऐसे नेता जो सदन में पहुंचे, वो आज बहुत बड़े नेता हैं। उनकी पॉलिटिकल जो लेगेसी कम नहीं होती, चाहे सत्ता में हो तो, ना हो तो, सदन में हो तो, ना हो तो अच्छी राजनीति थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है। और युवाओं को अच्छी राजनीति के साथ, बड़े दिल के साथ, बड़ी सोच के साथ और बड़े अध्ययन के साथ आगे आना चाहिए। तो क्या छात्र संघ चुनाव पे कोई मुहिम आप चलाएंगे? अभी एक मुहिम तो हम चलाएंगे जी। हम कभी फिर बात करेंगे आपसे मुहिम के बारे में जी। उसका नाम ही मुहिम होगा, फिर मैं कहूंगा आपके व्यूअर से कि मुहिम से जुड़े। लेकिन छात्र संघ बहाली की मुहिम तो हमारे बहुत सारे साथी चलाते हैं। हमारे लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी कई सारे छात्र चलाते हैं। वो मैं उसका सहयोग करूंगा, निश्चित रूप से मैं चाहूंगा कि वो आए, जहां जिस फोरम पे मुझे आवाज उठानी वो उठाएंगे भी। सरकार नहीं चाहती छात्र संघ बहाल हो, और सरकार नहीं चाहती कि यूनिवर्सिटी में अच्छे प्रोफेसर और अच्छे वीसी आए। वो संघ की शाखा में पले बढ़े लोगों को काबिलियत न देखते हुए भी उन्हें भेजते हैं। वो भी एक बड़ा कारण है कि वहाँ रोज बरोज भ्रष्टाचार भी बढ़ रहे हैं, गिरावट भी आ रही है। लखनऊ विश्वविद्यालय की बात हो रही है तो आपके एक दोस्त कह सकते हैं, धनंजय सिंह का नाम इस समय खूब चर्चा में है। क्या रिश्ता है? नहीं, रिश्ता जो एक पॉलिटिकल होता है, मैं पहले भी कहा कि रिश्ते दलों के आधार पर तय होते हैं, लेकिन सिर्फ दलों में वो ये तय नहीं होता, तो उस आधार पे तय होते हैं। तस्वीरें भी खूब आती हैं। तस्वीरें तो सबके साथ आती हैं। सदन में हम लोग जब थे तो बहुत रोज फोटो छपती थी, कभी किसी मंत्री के साथ, कभी किसी मंत्री के साथ,
कभी मुख्यमंत्री के साथ, कभी अपोजिशन के साथ, तो तस्वीरें महत्वपूर्ण नहीं होती। मैं ये हर मुद्दे पे कहता हूँ, जो मैंने कभी आज तक किसी की तस्वीर को इशू नहीं बनाया, मुद्दे भी खड़े किए तो तस्वीर माध्यम नहीं होता। हम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं ना, क्या हम शादी विवाह में नहीं जाएंगे, हम किसी के दुख सुख में शामिल नहीं होंगे, हम कुएं के मेढ़े थोड़ो ना है, हम कुएं से बाहर निकलकर दुनिया को देखेंगे तो वहां तस्वीरें गौड़ हो जाती हैं। कोडीन कफ सिरप को लेके कांग्रेस बहुत मुखर है। सुप्रिया श्रीनेत ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कोडीन कफ सिरप को लेकर सवाल किया है। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, पार्टी के हिसाब से किसी भी पार्टी को सवाल पूछना उसका हक होता है, खासकर के पक्ष की पार्टी का। वो जब उत्तर प्रदेश में देश में कुछ सवाल पूछे, लेकिन जहां कोडीन कफ सिरप सवाल था, मैं अब उसको प्रासंगिक इसलिए नहीं मानता हूं कि जिनके नाम को लेकर लोग सवाल पूछते हैं उन्होंने खुद ही सारी जांचों को कहा है हम तैयार, जांच करा लीजिए, ईडी की, सीबीआई की, तो जांच चल भी रही हैं। तो मुझे लगता है बातें पुरानी हो गई। जब ये फिर कभी नए सिरे से नई चीजें बात की जाएगी। और एक नाम और, कुलदीप सेंगर को लेकर आपका क्या सोचना है? कोर्ट ने जमानत दी, उसी विवाद शुरू हुआ, तो मुझे लगता है कोर्ट ने जमानत कैंसिल की तो विवाद भी थम जाना चाहिए। एक नाम और, गौरीगंज विधायक राकेश प्रताप सिंह, दोस्त थे, बात होती है? ना, अभी दोस्ती है? ना, वो बहुत पहले, मुझे लगता है कि लगभग 17-18 साल हो गए या और ज़्यादा समय हो गया होगा, 1996 से बातचीत बंद है। अच्छा, क्या था मामला? बहुत पुरानी बातें हैं। देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो समय के हिसाब से चलती हैं, और मेरी जहाँ तक मेरा अपना है, मेरा किसी भी ऐसे व्यक्ति से रिश्ते नहीं बनते जिसके रिश्ते किसी से न बने हों। मेरे रिश्ते जिससे बनते हैं वो टूटते नहीं हैं। मेरे जिन साथियों से रिश्ते पढ़ाई के समय थे, आज भी उनसे रिश्ते हैं। आपने पीछे सवाल पूछे, मैंने रिश्तों को इनकार नहीं करता हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ, अपनी प्रगति के लिए किसी के सर पे चढ़ के भागने की कोशिश नहीं करता हूँ। जिस पार्टी में था, जिस पार्टी के साथ राजनीतिक कैरियर शुरू किया था, आज उस पार्टी में आज भी हूँ। जिस नेतृत्व के साथ शुरू किया था, आज भी उसके साथ हूँ। जो मेरे साथी मेरे राजनीतिक सफर के साथ पहले दिन साथ थे, वो आज भी साथ हैं। जो बीच में साथ थे, वो आगे भी साथ रहेंगे। तो मैं ऐसे किसी आदमी से रिश्ता नहीं चाहता जिसके लिए रिश्ते सीढ़ी हो। तो क्या आप कह रहे हैं कि राकेश प्रताप सिंह के लिए रिश्ते सीढ़ी नहीं, हैं? मैं किसी व्यक्ति के बारे में व्यक्तिगत बात नहीं करना चाहता। मैं ना किसी बात को ज़्यादा तवज्जो ऐसे लोगों को देना चाहता हूँ। जी। और अब आता है, रायबरेली में एक योगी सरकार मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह, काफ़ी मुखर रहते हैं आप उन पर। नहीं, मैंने पहले कहा ना कि जो व्यक्ति सीढ़ी बनाए राजनीति में किसी व्यक्ति को, मैं उसको पसंद नहीं करता। जहाँ तक अमेठी की बात को मैं क्लियर कर दूं, चूंकि इस पर बोलने से हर मंच से बचता हूँ। मैं शुरू से ही अमेठी में जब सांसद स्थिति आनी थी तो वो अमेठी की नहीं थी और अमेठी के लोगों का अपमान कर रही थी, मैं उनके खिलाफ तब बोलता था। मैं अमेठी के बहुत सारे मुद्दे हैं, आज वहाँ वेंकटेश्वर भाई मंत्री हैं, बहुत विसंगतियाँ हैं, बड़ा मन करता है कि मुखर उनके खिलाफ बोलूँ, विधानसभा तिलोई जाता हूँ, बोलता भी हूँ। लेकिन मैंने बनाया कि जो हमारे लोकल जनप्रतिनिधि हैं, मैंने सदन में था तो मैंने 2 लोगों के खिलाफ सवाल पूछे, बड़ा बतंगड़ बनाया गया, लेकिन उस पर मेरा नुकसान नहीं हुआ। और वो मैसेज देने के लिए था कि इतना भी मत आंख दिखाओ कि हमें मजबूर हो जाना पड़े। तो मैंने उस दिन सोचा कि लोकल जो जनप्रतिनिधि हैं, कोशिश करूंगा चुनावी मंच हो, राजनीतिक मंच हो, तब सवाल पूछूंगा, उनके खिलाफ बोलूंगा, अन्यथा नहीं बोलूंगा। लेकिन आपने जो रायबरेली के बारे में सवाल पूछा, वहां इसलिए बोलता हूं, उस आदमी ने गद्दारी का रिकॉर्ड बनाया। उस आदमी ने जिसके साथ रहा उसे धोखा नहीं दिया, उसे बर्बाद करने की कोशिश की। जिसने उसे बड़ा किया उसे छोटा करने की कोशिश की। मुझे दुख तब पहुंचता है कि वो आदमी जिसके पास चलने के लिए साधन नहीं थे, रहने के लिए घर नहीं थे, उस कांग्रेस पार्टी ने और हमारी नेता प्रियंका गांधी जी के स्टाफ की मदद से वो खड़ा हुआ, बड़ा हुआ, उनके खिलाफ बोलेगा, उनके खिलाफ बकवास करेगा। तो मैं हर उस जुबान को जिसमें वो औकात नहीं है, जिसमें वो दम नहीं है और बड़बोलापन करेगा, उसे रोकने की हमारी जिम्मेदारी होती है। और अगर ये जुबान कभी हमारे अमेठी के जनप्रतिनिधियों ने भी चलाई तो इतिहास फैसला करेगा उसका। एयर इंडिया में आप एक बार सफ़र कर रहे थे, उस टाइम आपको बगल की सीट पे राज बब्बर मिले, क्या है किस्सा इसका? देखिए क्या होता है, मैं राज बब्बर भैया मेरे अच्छे मित्र हैं, मैं उनका बड़ा कदर करता हूँ, मेरे अध्यक्ष भी रहे, और जब अध्यक्ष रहे तो हम सब ने मिलकर काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी। हक मांगो अभियान में वो हमको खूब दौड़ाते रहे। मैं जब एमएलसी का चुनाव लड़ रहा था तो उत्तर प्रदेश के किसी फ्रेम में नहीं थे, लेकिन हमारे चुनाव प्रचार में आए हो।
वो सफर मैंने आपको पहले बताया इसलिए था कि राजब्बर जी सफर कर रहे थे तो बगल की सीट पे थे। मैं कभी भी किसी व्यक्ति से प्रभावित नहीं होता। अगर प्रभावित होता हूं तो मैं दो ही लोगों को अपना हीरो मानता हूं, राहुल गांधी जी को और प्रियंका गांधी जी को। मेरे दूसरा कोई हीरो मेरे फ्रेम में फिट ही नहीं होता। मैं जल्दी में था, कुछ फोन जरूरी थे, दिल्ली में गाड़ी मंगानी थी, तो मैं फोन फान लगा था तो फ्लाइट उड़ गई। तो परिचय नहीं हुआ, तो राजब्बर जी ने परिचय किया, मैंने किसान हूं। परिचय हुआ, बोले हम मिले, हमने कहा शायद नहीं मिले। फिर उन्होंने, आप जानते थे पहले से? मैं पिक्चरें देखता कम हूँ, अच्छा। लेकिन निश्चित रूप से शकल पहचान लगी रही थी, लेकिन जो होता ना आप पर्दे पे देखते हो और सामने, वो थोड़ा फर्क होता है। तो वो थोड़ा सा रहा और मैं अपने काम में व्यस्त था। मैं जब फ्लाई करता हूँ, जहाज पे हो या ट्रेन सफर करता हूँ, तो मैं या तो किताबें पढ़ता हूँ या तो कुछ सुनता हूँ। तो मैं सुनने में मस्त था। मैं ओशो की एक प्रवचन बड़ी फेमस थी उस दौर की, किताब को पूरा करना चाह रहा था, तो उसको सुन रहा था। तो जब राजब्बर जी बस पे मिले फ्लाइट उतरने के बाद, तो बोले आप सिर्फ किसान तो नहीं हो? हमने कहा नहीं, है तो किसान ही। तो बात रह गई, बाद में फिर हंसी मजाक में जब भेंट मुलाकात हुई तो वो चीज़ें चली। गांधी परिवार के करीब कब आए, कैसे आए? देखिए, करीब का सवाल नहीं है कि मैं करीब हूँ। हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश या अमेठी रायबरेली की राजनीति करने वाला हर व्यक्ति करीब होगा। हम ये कह सकते हैं कि जब राहुल गांधी जी अमेठी आए तो मैं कांग्रेस पार्टी से अकेला ब्लॉक प्रमुख था। ये 19 साल के थे ये तब की बात है? नहीं, 21 साल उम्र की होती चुनाव लड़ने की। 19 साल 17 साल का तो विवाद रहा है। विवाद इसलिए रहा है कि वो लोगों ने उस समय, भारतीय जनता पार्टी सरकार तब भी थी और हमारे यहाँ के जो विधायक जी थे, उनके कार्यकर्ता थे जिन्होंने चुनाव हमसे लड़े थे, तो उन्होंने मुकदमा किया था मेरे ऊपर, उस उम्र की, उनकी उम्र नहीं पूरा है, ये है वो है। तो उम्र तो थी 21 साल। उसके बाद राहुल जी चुनाव लड़ने आए थे, शायद मैं सेकेंड टाइम ब्लॉक प्रमुख था शायद। तो मैं लगा रहता था। प्रियंका, सोनिया चौहान ने आई थी और तब प्रियंका गांधी जी कैंपेनिंग संभालती थी, तो उस हिसाब से मैं सक्रिय था, तो ज़्यादा दिखता था। ये हो सकता है, मैं उसे करीब या दूर नहीं मानता। इस समय प्रियंका गांधी से बातचीत हो जाती है तुरंत? भाई नेता है, बातचीत तुरंत होना ना होना दूसरा सब्जेक्ट है। राजनीति में नेताओं से जरूर साथ बात करनी चाहिए। अब मुझे लगता है जब मुझे जरूरत होती है तो मैं बात कर लेता हूँ। 2016 में एमएलसी चुनाव में आपको मुख्तार अंसारी जेल से आकर वोट दिए थे, अभी भी संबंध है? देखिए, जेल से वोट देने का अधिकार रहा है, कोर्ट के माध्यम से लोग वोट देने आते हैं और निश्चित रूप से उनको उन्होंने वोट दिया था। वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके परिजनों से बातचीत होती है। बातचीत अभी भी है? निश्चित रूप से होती है, उनके परिजनों से भेंट भी होती है, बात भी होती है। शायद उन पे मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन जब सदन चलता है तो मैं सदन का सदस्य तो नहीं हूँ, लेकिन होता नहीं, मन नहीं मानता, जाता हूँ। तो सेंट्रल हॉल में भेंट हो गई या भेंट होती रहती है। और मैं फिर पहले कहूँगा कि सियासत कुआं नहीं है, राजनीतिक व्यक्ति कुएं का मेढक नहीं है, उसे दायरे से बाहर निकलना चाहिए। आपके नाम एक रिकॉर्ड ये भी है कि आप सबसे ज़्यादा विधान परिषद में आपके क्वेश्चन रहे हैं, आपने सबसे ज़्यादा वहाँ पर भाषण दिया है। इसका क्या प्रॉफिट मिला आपको, क्या मेरिट मिली इसकी आपको? देखिए, मेरिट तो नहीं कह सकता, प्रॉफिट भी मैं तो नहीं जान सकता, लेकिन हमारे साथी कहते हैं कि जब लोग पूर्व होते हैं तो अपने जिले जवार को लौट जाते हैं, घर बैठ जाते हैं। शायद उसका असर होगा, हम आपसे बात कर रहे हैं, या हो सकता है कि वो कारण है कि लगभग 3 वर्ष से ज़्यादा होने को है। मैं अभी ये मानता हूँ कि वो जो पढ़ाई की थी, जो सदन में सवाल पूछने की जो तैयारी की थी, या जो प्रदेश के जिलों में घूमता था जहाँ से मुद्दे मिलते थे, वो टूटा नहीं, क्रम चलता रहता है। इससे मैं परसों हरदोई होके आया, कल किसी और जिले में था, परसों किसी और जिले में जाऊंगा। तो आदत सी बनी है। शायद घर बैठता तो जल्दी बूढ़ा हो जाता। अपने आप को स्वस्थ और मानता हूं कि मन जवान है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की अब आगे क्या स्थिति आप देखते हैं? क्या सपा की पिछलग्गू बनी रहेगी या अपना भी कुछ आगे बढ़ेगा मामला? आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आज कांग्रेस के हालात क्या है। वो संख्या नहीं है, 2 वाली संख्या की कहानी सुनी होगी आपने। भारतीय जनता पार्टी सिमट कर 2 सीटों पर आई थी और आज सरकार में है, तो हमारी संख्या भी 2 है विधानसभा में ना, जी। तो हम भी सरकार में जाएंगे। हमारा हौसला बुलंद है और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी बिना शोर मचाए, संगठन के हिसाब से, कार्यक्रमों के हिसाब से, आंदोलनों के हिसाब से, जिस तरह से एसआईआर का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो,
पेपर लीक का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार, वह भ्रष्टाचार जो छोटा कर्मचारी से लेकर बड़ा अधिकारी तक उत्तर प्रदेश के जर्रे जर्रे को लूट रहा है, ये लोकतंत्र भ्रष्टतंत्र बन के रह गया है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी आवाज उठा रही है, सड़क पर उतर के आवाज उठा रही है, न ट्वीट से न फेसबुक से। हम ट्वीट फेसबुक के साथ साथ जनता के साथ भी खड़े हैं, उनके दुख दर्द में भी खड़े हैं। जब भी कोई बड़ी घटना होती है, हमारे नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी वहां पहुंचती हैं, कांग्रेस पार्टी का नेता और कार्यकर्ता वहां पहुंचता है, तो हम ये मानते हैं कि हम जनता के बीच में जुड़े हैं। और लोकसभा का जो परिणाम आया है, लोकसभा के उस परिणाम में जहां पर हम लोकसभा की सीटें भाजपा से ज्यादा जीत कर आए और 250 से ज्यादा विधानसभाओं में हम भाजपा से आगे रहे गठबंधन के रूप में, उसमें बड़ा हिस्सा राहुल गांधी जी की लोकप्रियता का था। आज उत्तर प्रदेश में जो वोटर भटक कर बहुजन समाज पार्टी में चला गया था या भारतीय जनता पार्टी में चला गया था, वो राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी की तरफ देख रहा है, कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहा है। उसे लगता है कि उत्तर प्रदेश में सरकारें बनती हैं, सरकारें लोगों को वादे करती हैं लेकिन पूरा नहीं करती हैं। चुनाव आता है तो चुनावी लॉलीपॉप देती हैं, चुनाव के महीना 2 महीना पहले एक स्कीम सुना देंगी, जनता उसमें भ्रमित हो जाए, फंस जाए, उसके हिसाब से आगे बढ़ जाए। हम जनता को ये बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने आपको शुरुआत कहां से की। कांग्रेस पार्टी ने जमींदारी उन्मूलन के बाद पट्टे दिए, आज भी अधिकांश लोगों के पास वही जमीनें हैं। कांग्रेस पार्टी ने आवास योजना का शुभारंभ किया, जो स्कीम आज तक क्रमवार चल रही, भारत के बजट के हिसाब से लोगों को घर दिया। कांग्रेस पार्टी ने विधवाओं को पेंशन दी, वृद्धा होने के बाद पेंशन दी, विकलांगों को पेंशन दी, छात्रवृत्ति शुरू की, लोग पढ़ें आगे बढ़ें। सिर्फ नारों में नहीं रहे हम, पढ़ेगा युवा आगे बढ़ेगा युवा और छात्रवृत्ति बंद कर दो। तो कांग्रेस पार्टी ने वो दिया। कांग्रेस पार्टी ने देश को मनरेगा दिया, जिसके माध्यम से देश की 23% वो आबादी जो भाग जाती थी दूसरे प्रदेशों में, जो खाने के लिए पैसे नहीं होते थे, वो अपने ऊपर खड़ी हुई, उससे बाहर निकालने का काम किया, गरीबी से बाहर निकालने का काम किया। उन तमाम युवाओं को रोजगार के अवसर दिए, इंडस्ट्री खोली, शैक्षिक संस्थान खोले, उनके माध्यम से आगे बढ़ाया, सिर्फ नारे नहीं दिए। आज भारतीय जनता पार्टी के नारों से, झूठे वादों से जनता त्रस्त है। वो कांग्रेस के बारे में अध्ययन कर रही है और कांग्रेस पार्टी के साथ लोकसभा चुनाव से जुड़ी है, जो आगे चल के सरकार बनाने में हमें मददगार साबित होगी। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की राजनीति से बिल्कुल गायब हैं, जबकि ग्राउंड को उतर के देखा जाए, अगर प्रियंका को यहाँ उत्तर प्रदेश में लाया जाता है तो जरूर उसमें इम्प्लीमेंट अच्छा हो सकता है। देखिए, हम ये मानते नहीं प्रियंका गांधी जी आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के साथ, उनके कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी हैं। और ये जो संगठन में बनता दिख रहा है या संगठन खड़ा होता दिख रहा है, यूं कहें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में हराने में इंडिया गठबंधन सफल रहा, उसमें बहुत योगदान प्रियंका गांधी जी का रहा है। आप देखिए ना, हिमाचल में जिस तरह से लोग कह रहे थे भाजपा सरकार रिपीट हो जाएगी, वो प्रियंका गांधी जी की कोशिश थी कि वहां सरकार नहीं बनने दी। कर्नाटका हो, तेलंगाना हो, प्रियंका गांधी जी की अहम भूमिका रही। अभी रैली देखी आपने, वोट अधिकार रैली, SIR के विरुद्ध रैली, चुनाव आयोग खिलाफ रैली, प्रियंका गांधी जी उस कैंपेनिंग जो क्राउड पुलर कमेटी बनी थी उसकी क्वार्टर बनाई गई थी। पहली बार कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि हम साधन नहीं देंगे, और अभी तक 10 वर्षों में सबसे बड़ी रैली कांग्रेस पार्टी की हुई। तो वो कांग्रेस के साथ काम कर रही हैं। उन्होंने असम में सरकार बनाने का संकल्प लिया है। आप देखिएगा, ये रिकॉर्ड रखिएगा, कांग्रेस पार्टी की असम में सरकार बनेगी। भ्रष्टाचारी हेमंतो बिश्व शर्मा, जिसे भारतीय जनता पार्टी आरोपित करती थी, जिसे भारतीय जनता पार्टी इस्तीफा मांगती थी, उसे मुख्यमंत्री बनाया है। जनता के साथ मिलकर प्रियंका गांधी जी हटाने का काम करेंगी। प्रियंका गांधी को एक बार यूपी का प्रभार दिया गया, फिर हटा दिया गया, क्या कांग्रेस उनको अयोग्य मानती है? प्रियंका गांधी जी को प्रभार से हटाया नहीं गया। मैं मानता हूं प्रियंका गांधी जी का जो ऑरा है वो बड़े फ्रेम का है, और मैंने आपको कई राज्यों को उदाहरण दिए। उत्तर प्रदेश के साथ साथ वो और राज्यों में काम कर रही हैं। उत्तर प्रदेश का मार्ग बड़ा कठिन, जाति धर्मों में बटा हुआ था। तो मैंने कहा ना कि वो परिणाम 2024 सामने आए। वो 2024 का परिणाम प्रियंका गांधी जी की भूमिका, प्रियंका गांधी जी के द्वारा खड़ा किया गया संगठन और राहुल गांधी के चेहरे पर लड़ा गया था, जिसमें कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन को सफलता मिली थी। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, SIR के खामियां गिनाते हैं, आपकी क्या राय है इस पर? राहुल गांधी जी निर्वाचन आयोग को, चुनाव आयोग को SIR के विरुद्ध प्रमाण देते हैं। विदेशी नागरिक भारत में वोटर होता है। आप एक बार भाजपा के पैरामीटर पर खड़े सोचिए, अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार होती,
उस समय कोई विदेशी नागरिक हिंदुस्तान की कई विधानसभाओं में वोटर हो गया होता 250-300 बार, तो देश में क्या करते लोग, आग लगा देते। हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, तो लोकतांत्रिक ढंग से राहुल गांधी जी ने एक घर में 1000 वोट, एक आदमी का सैकड़ों बार वोट, कांग्रेस पार्टी 100 वोट से हार रही है, एक ही आदमी का 300 बार वोट विधानसभा में, इसके प्रमाण दिए हैं। और देश में इतने के बाद की बेईमानी से बनी हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की सरकारें, दिल्ली की मोदी सरकार इस्तीफा देनी चाहिए थी, या उस समय की जो अपने आप को प्रथम पंक्ति की मीडिया में, हालांकि आज 2026 देख रहा हूं कि बड़े बड़े वो सूरमा जो भारतीय जनता पार्टी सवाल पूछने में डरते, थोड़ा हिम्मत दिखा रहे हैं, अभी तक आग लगा दिए होते। तो राहुल गांधी जी सच्चाई के साथ राजनीति करते हैं, कांग्रेस पार्टी देश के लिए राजनीति करती है, और भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी के लिए, अपनी पार्टी का दफ्तर बनाने के लिए, अपने उद्योगपतियों को व्यापार देने के लिए और ट्रंप को खुश करने की राजनीति करती है। तो बड़ा फर्क, कांग्रेस पार्टी और पार्टी में बड़ा फर्क है। देश के गृह मंत्री अमित शाह पर आप काफी मुखर रहते हैं, डर नहीं लगता उनके ऊपर बोलते हैं? सियासत डरने का चीज नहीं है। हम जिस दिन राजनीति में आते हैं, अगर गांधी जी डर गए होते तो क्या होता, जिनके नाम को भाजपा मिटाना चाहती है, जिनको नाथूराम गोडसे जैसे देश के पहले आतंकवादी ने गोली मारी, और भारतीय जनता पार्टी के अंतिम प्रधानमंत्री जिनका नाम दर्ज होगा नरेंद्र मोदी, जिनके नाम मिटाने की कोशिश की। तो हम तो राजनीति में आते हैं तो सोच के आते हैं कि जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, हम भी चुप रहे तो बोलेगा कौन। लोग राजनीतिक दलों से उम्मीद करते हैं बोलने की, और वो ताड़ी पार रहे हैं, इस बात का तो प्रमाण है ना, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। गुजरात छोड़कर हिमाचल की बागियों में सैर करते थे, तो हमने उस प्रसंग में इस बात को कहा था। देखिए, जब हम सदन में होते, फिर मैंने कहा ना, हमने पीछे इसलिए कुएं का उदाहरण दे दिया, समंदर का उदाहरण दे दिया। जब हम सदन में होते हैं, सदन दो भाग में बंटता है। एक नेता सदन होता है जो सत्ता पक्ष का होता है, एक नेता विरोधी दल होता है जो विपक्ष का होता है। तो हम जिस पैरामीटर की बात कर रहे हैं, वो शुरुआती 2 साल 2.5 साल में अखिलेश यादव जी नेता विरोधी दल थे, जो विधान परिषद में बैठते थे, और सरकार के पक्ष के लोग नेता सदन होते थे, मुख्यमंत्री नेता सदन थे, वो विधान परिषद में थे। प्रसंग था, उसके पहले प्रियंका गांधी जी रोका गया, राहुल गांधी जी को कुंभ मेले रोका गया, अखिलेश यादव जा रहे थे इलाहाबाद, उनको रोका गया। तो समाजवादी पार्टी के लोग 0 आवर में ये मुद्दा लेकर आए थे कि अखिलेश यादव जी को इलाहाबाद क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है, और उसके एक दिन पहले अमित शाह जी गए थे। तो उस सदन में मैंने कहा कि हमने कहा, जो हमारा संविधान कहता है सबको समान अधिकार है, किसी व्यक्ति को ज्यादा अधिकार प्राप्त नहीं है। अगर उनको संसद के रूप में लोकसभा में विशेषाधिकार है, तो किसी भी विधायक को उसको भी विशेषाधिकार प्राप्त है राज्य में कहीं जाने आने का, सामान्य नागरिक भी जा सकता है। बिल्कुल, आप उससे रोक नहीं सकते। यहाँ तक कि आजकल तो भारतीय जनता पार्टी धारा 44 लगा के रोकने की कोशिश करती है, लेकिन धारा 44 में आप सांसद विधायक को नहीं रोक सकते। तो उनको एयरपोर्ट पे हाउस अरेस्ट कर लिया गया था, और सदन चल रहा था। सदन में समाजवादी पार्टी के लोग हंगामा कर रहे थे। विंग कांग्रेस पार्टी की तरफ से, मैं कांग्रेस दल का नेता था, तो मैं खड़ा हुआ। हमने कहा, भाई दोहरा मापदंड कैसे हुआ? आप एक तरफ अमित शाह जी को जाने देते हो, अखिलेश यादव रोकते हो आप। तो मैंने कह दिया कि भाई अमित शाह जी तो ताड़ी पार रहे हैं और अखिलेश यादव ताड़ी पार नहीं रहे हैं। तो हंगामा हो गया, सदन में बड़ा हुआ, मुख्यमंत्री सहित सारे लोग लगभग वॉकआउट जैसी स्थिति हो गई, सदन कुछ देर के लिए बंद हुआ। तो मैं मानता हूं, मैं खुद जिस दिन मेरे अंदर सच बोलने का साहस नहीं होगा, उस दिन राजनीति छोड़ दूंगा। जब आपके पास कांग्रेस की संगठनात्मक जिम्मेदारी थी, आपने एक बार प्रशांत किशोर को सचिन तेंदुलकर को रिसीव करने के लिए भेजा था? नहीं, वो देखिए क्या होता है कि हम ज्वाइंटली काम करते हैं अमेठी में। अमेठी में एक क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ था, राहुल जी एमपी थे, 1857 टीमें उसमें हिस्सा ली थी। अमेठी के लगभग प्रत्येक गांव से एक टीम बनी थी। तो उस टीम में बहुत सारे खिलाड़ी आए थे, राहुल जी भी थे, प्रियंका जी थी, पूरा परिवार, गांधी परिवार पूरा था। तो सचिन को भी लेने जाना था। उसमें प्रशांत किशोर हमारे यहाँ संजय गांधी अस्पताल में काम करते थे। अच्छा, प्रशांत किशोर बिहार वाले? प्रशांत किशोर जिन्होंने भी पार्टी बनाई है, जो पहले जनसुराज पॉलिटिकल एक्टिविस्ट क्या सलाहकार रहे हैं। तो उसमें ये तय हुआ कौन किसको लेने जाएगा। तय हुआ भाई ठीक है, प्रशांत किशोर और एक हमारे साथी और थे, आजकल वो शायद समाजवादी पार्टी में है, उन्नाव के रहने वाले थे। दोनों तीनों ये स्मार्ट लोग थे। तो उसमें हर किसी को रिसीव करना था। हम लोग, सब कुछ होता नहीं, घर में आयोजन होता है तो आदमी टेंट वाले को देखता है, कुर्सी वाले को देखता है। तो हम लोग लगे थे सारी व्यवस्था में। तो कौन किसको लेगा, कौन कहाँ किसके साथ जाएगा, कौन खिलाड़ियों को ध्यान देगा, कौन टीम को ऑर्गेनाइज करेगा, कौन स्टेज ऑर्गेनाइज करेगा। तो हम लोग सभी में लगे थे, 3 लोग उनको लेने वहां गए थे। दीपक सिंह का राजनीतिक भविष्य अब आगे क्या है? जी, हम थोड़ा तय कर सकते हैं। क्या मैंने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी में हूं, तो मेरा भविष्य क्या होगा वो कांग्रेस पार्टी तय करेगी। क्या हम 2027 में आपको एज अ विधानसभा सदस्य के रूप में देख सकते हैं, या फिर 2029 में किशोरी लाल शर्मा की जगह देख सकते हैं अमेठी से? ये फोटो भी आई है, एक फोटो भी ये देख सकते हैं आप। नहीं, वो ये फोटो अखिलेश यादव जी के यहाँ हम लोग गए थे। तो देखिए वो क्या होता है, पहले स्लॉट में कहूँ कि इसको
मैं खुद दीपक सिंह नहीं तय कर सकते कि मुझे करना क्या है। जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत इच्छा है, मैं सोचता हूँ कि मैं खुद विधानसभा नहीं लड़ना चाहता। मैं चाहता हूँ कि जो ज़्यादा समय देते हैं, हमसे ज़्यादा समय देते हैं विधानसभाओं में अपनी-अपनी, वो लड़ें। चूँकि मैं जब अमेठी भी होता हूँ तो मैं पूरे ज़िले में घूमता हूँ, रायबरेली भी घूमता हूँ, सुल्तानपुर जाता हूँ। मैंने पहले ही बताया कि पीछे अभी हरदोई से परसों लौटा हूँ, आगे इसी हफ्ते 3-4 जिलों में जाना है। तो मैं करूं। और आपने जहां तक पूछा कि या किशोरी लाल जी की जगह जाना चाहते हैं, तो जगह नहीं जाता। हम किशोरी लाल शर्मा जी के साथ लोकसभा जाना चाहते हैं, जी। सदन में जाना चाहते हैं, ये मेरी इच्छा है। जब ये चुनाव था लोकसभा 2024 वाला, तो क्या आप टिकट भी मांग रहे थे लोकसभा का? बिल्कुल, देखिए, मैंने कहा ना, पार्टी में काम करने वाले हर व्यक्ति के अंदर इच्छा और महत्वाकांक्षा होनी चाहिए। बिना उसके आप प्रगति नहीं कर सकते। निश्चित रूप से मांग रहे थे, और जिनका नाम लिया आपने, किशोरीलाल शर्मा जी, मेरे साथ उस टिकट के साक्षी थे। वो भी मेरे साथ मुझे लोकसभा लड़ाने की मुहिम में शामिल थे। तो इसके साथ ये इंटरव्यू यहीं समाप्त होता है। सर, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।